हेलो दोस्तों, तो हम हाजिर हैं अपनी अगली वीडियो में। हम लोग इसके पहले 700 प्रश्नों को कर चुके हैं। हम लोग अब उसके आगे के प्रश्नों को कवर करेंगे। 701 नंबर क्वेश्चन से अगले क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। देखते हैं हम लोग कहाँ तक 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन तक इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए और कंटिन्यू ऐसे ही पढ़ते रहिए, जैसे आप अपनी पढ़ाई को एक नई ऊंचाई दे रहे हैं। आप औरों से तो बेहतर होंगे, जो सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भर के बैठे हुए होंगे। आप सोचिए आप कितनी मेहनत कर रहे हैं और आपका ये मेहनत ज़रूर रंग लाएगा। तो सफलता विद देव के साथ आप निरंतर पढ़ाई को अपने जारी रखें। और प्रीवियस ईयर देखना तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप देख ही रहे हैं कि प्रीवियस ईयर हम लोग कवर कर रहे हैं सभी आरआरबी के एग्ज़ामों के क्वेश्चन को। तो यह आपके लिए बहुत ही बेहतर सीरीज साबित होगी, इतना जान लीजिए। आपकी सिलेक्शन यदि कोई दिला सकता है तो वह सीरीज महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी आपके सिलेक्शन में। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। कह रहा है कि यदि एक बांध में जल की गहराई h तथा ए जल है का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, मतलब ए जल का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है तथा टी बांध की मोटाई है, तब बांध की दीवार पर लगने वाला दाब किस प्रकार निर्भर होगा। तो ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से किसी पर भी निर्भर नहीं होगा, क्योंकि उसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है P इज इक्वल टू डब्ल्यू एच स्क्वायर अपॉन में 2। जो डब्ल्यू होता है वो हमारा होता है वाटर कह सकते हैं, और यच जो है उसकी ऊंचाई होती है, और हमारा पी जो दाब लगा होता है, और बटे 2। तो यह चीज़ें हैं, जबकि यह क्या है, गलत है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन इसका सही जवाब नहीं होगा। तो हमारा सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि P इज इक्वल टू डब्ल्यू एच स्क्वायर अपॉन में 2। तो P के दाब जो होता है यह ऊंचाई के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ऊंचाई जितनी होगी उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगी, जबकि गहराई दिया हुआ है तो उससे कोई रिलेट नहीं करेगा। ठीक है, अगले वाले पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जब पानी से भरे एक बीकर में कार्क और एक कील रखा जाता है तो कार्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है, इसके क्या कारण है। तो कारण यही है कि कार्क का जो घनत्व होता है वह हल्का होता है, कम होता है पानी की अपेक्षा, जबकि कील का जो घनत्व होता है वो पानी की अपेक्षा अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हम लोग देख लेते हैं कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए लिख रहा है कि लोहे की जो कील का घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए वो डूब जाता है। और जबकि कार्क का घनत्व कम होता है पानी से, तो वो तैरता रहता है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कह रहा है बर्नौली का प्रमेय किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर ये क्या करता है, तो कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी। हो सकता है ये भी पूछ दे कभी आपके एग्जाम में कि बर्नौली के प्रमेय में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो ये आप देख लेंगे, P प्लस 1/ρ v² प्लस ρgh। ये सब चीज़ें याद रखेंगे, कहीं कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें से कोई दे सकता है, समीकरण को संतुलित करने के लिए दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। कह रहा है कि एक दीवार द्वारा उत्पन्न बल क्या होगा जिस पर सामान्य रूप से 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से पानी गिर रहा हो, और जो निसरण है वह कितना है, 0.0001 मीटर क्यूब प्रति सेकंड। मतलब कि वह जो मिश्रण होता है, जो क्यूब होता है, क्यूबिक आप नहीं कहते हैं कि इतना क्यूबिक पानी है या इतना है, तो वही कह रहा है। तो उसको हम लोग जब निकालेंगे तो ये हमारा आएगा 1 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। आप यहाँ से उसकी एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। कह रहा है कि भी इज इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, क्यू इज इक्वल टू दिया हुआ है कि इसको सही करेंगे तो हो जाएगा 1 × 10⁻⁴, क्योंकि दशमलव में है तो 4 हो जाएगा मीटर क्यूब प्लस मीटर क्यूब बटे सेकेंड। अब फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू रो जी एच इंटू ए। तो रो जी एच के जगह पे हम चाहे तो एच और ए के जगह पे भी लिख सकते हैं, आयतन। रो जी आयतन हो जाएगा। तो आयतन के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो निसरण वाला वैल्यू रख सकते हैं, क्यू का मान, क्योंकि क्यूबिक वही निसरण होता है। तो उसके जगह पे जब हम रखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 1 न्यूटन। यह ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए सही। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्रवों में घर्षण को
क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है घर्षण को? तो श्यानता कहा जाता है। जो भी उसमें घर्षण होते हैं द्रवों में, उसे हम लोग श्यानता कहते हैं, याद रखेंगे। आप लोगों ने 11वीं अगर पढ़ी होगी तो उसमें मिला था ये चैप्टर। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग उत्प्लावकता और आर्किमिडीज के सिद्धांत पर क्वेश्चन को देखेंगे। तो कह रहा है कि 706 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव में पूर्णतः आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर आने में लगने वाला उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह कथन से संबंधित है। तो ये आर्किमिडीज ने सिद्धांत ये दिया था, तो उन्हीं से संबंधित होगा निश्चित तौर पे। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि उत्पालव उत, उत्प्लावकता के सिद्धांत या बायोहेंसी के सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरता है। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को? बस नाम उनका बता दीजिए कि आर्किमिडीज का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। पानी वाली जहाज है, ऊपर वाली जहाज होता तो बर्नौली का प्रमेय आ जाता, जबकि पानी वाली जहाज में आर्किमिडीज का सिद्धांत लगता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव की वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिणाम पर निर्भर करता है। तो इसका सही जवाब हम लोग देखते हैं। तरल का घनत्व, इसमें डूबी हुई वस्तु के घनत्व का द्रव्यमान, नहीं, इस पे नहीं निर्भर करता। इसमें डूबी हुई वस्तु के वजन, इसमें भी नहीं। ऑप्शन नंबर इसका अगला देखते हैं। कह रहा है कि तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का घनत्व का आयतन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का जो आयतन होता है उस पे वो क्या करता है, निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन को हम लोगों को पहचान करना है। तो कह रहा है कि यदि पहला ऑप्शन है कि यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाती है। नहीं, भार से कम होगा तो वस्तु डूबेगी। भार से अधिक होगा उत्प्लावक बल के भार से, तो वस्तु का भार अधिक होगा, तो उत्प्लावक बल वस्तु के भार से यदि अधिक होगा तो वस्तु, एक ऑप्शन नंबर ए गलत है। अगले वाले को देखते हैं कि यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक हो, उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक हो, मतलब ये दोनों ऑप्शन एक दूसरे के विपरीत दिए हैं। मतलब कि यह दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। ये पॉइंट ये जो बता रहे हैं, पहला दूसरा पॉइंट ये सही है कि यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाती है। हाँ बिल्कुल, उत्प्लावक बल यदि कम होगा तो वस्तु डूब जाएगी। फिर कह रहा है कि यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरती है। नहीं, कम होगा तब तो तैरेगी। तो अगला देखेंगे, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है। ये ऑप्शन नंबर सी क्या है, गलत है। कि यदि वस्तु का उत्प्लावक बल जो है वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरेगी थोड़े ना, कम होगा तो डूब जाएगी। यही ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उत्प्लावक बल कम होगा तो वस्तु डूबेगी नहीं, तैरेगी नहीं, बल्कि क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है। यही कथन हमारा क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्प्लावन का केंद्र हमेशा होता है तो कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है। विस्थापित केंद्र के आयतन के केंद्र के संपाती होता है। मतलब जो भी विस्थापित करने वाला केंद्र, जो भी पिंड है, उसका जो केंद्र होगा उसके आयतन के केंद्र के संपाती होगा, उसी के समान में होगा। वह क्या होगा, उत्प्लावन बल के केंद्र की हमेशा। जैसे यहाँ पे ऑप्शन में आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार? तो कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस कुछ क्वेश्चन कभी कभी कठिन भी आते हैं, क्योंकि आरआरबी कई एग्जाम लेती है ना, बड़े लेवल के भी छोटे लेवल के भी। तो अगले देखेंगे कि जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो यह पिंड विस्थापित द्रव के भार के सापेक्ष उपेक्ष बल का अनुभव करता है। इसे किस सिद्धांत के रूप में माना जाता है? तो इस सिद्धांत तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है, लेकिन उपेक्ष बल क्या होता है यह जान लेंगे। जो उपेक्ष बल होता है वो नीचे की तरफ से लगाया जाता है। और जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई जहाज है, जहाज, तो नीचे की तरफ से जो बल लगाया जाता है उसी को उपेक्ष बल कहते हैं, लंबवत दिशा में। अगले वाले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी द्रव में डूबे हुए पिंड अनुभव किए जाने वाला उत्प्लावन बल निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पानी द्वारा ऊपर की तरफ लगाए गए बल क्या कहलाते हैं। तो पानी द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल जो होता है उत्प्लावन बल होता है, क्योंकि वही तो ऊपर की तरफ जहाज को तैरने में मदद करता है। जहाज की गति में वृद्धि कौन करता है, वो तो आर्किमिडीज का सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते मंतर कुछ क्वेश्चन आप देखते मंतर उड़ा देंगे एग्जाम में, यही आपके टाइम बचाएंगे और आप मैथ में टाइम दे पाएंगे, रीजनिंग में टाइम दे पाएंगे। ऊपरी प्रणोद देखिए, उत्प्रेक्ष बल अभी आपने देखा था वही होता है ऊपरी ऊपरी प्रणोद भी। ऊपरी प्रणोद और भार में प्रयुक्त होता है विपरीत दिशा में, मतलब कि भार की दिशा में लगता है तो नीचे की तरफ लगता है। मान लीजिए जहाज जा रही होगी ऐसे, तो वो नीचे की तरफ अपना भार लगाएगी, जबकि प्रणोद बल ऊपरी प्रणोद बल क्या होता है, तो ऊपर की तरफ लगाता है लंबवत दिशा में। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हुए ना, यही था वो ऑप्शन। अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु को तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं। तो इसे ऊर्ध्वगामी दबाव को बाइंड फोर्स कहते हैं। बाइंड फोर्स मतलब वही उत्प्लावन बल। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है। तो इसे उत्प्रेक्ष बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला देख रहे हैं कि यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ़ से पूरी तरह भरते हैं तो बर्फ़ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें जल स्तर पूर्ववत बना रहेगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि कहा जाता है कि जब बर्फ़ पिघलता है तो उतना ही पानी निकलता है जितना उसका पहले आयतन होता है। तो इसीलिए उसका जल स्तर पूर्ववत ही बना रहता है, कोई पानी बाहर वार नहीं गिरता है, ना ही कहीं जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है कि यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उपेक्ष होता है। तो कितना उपेक्ष होता है, तो वस्तु के भार से कम। मतलब वस्तु के भार से ये डूब रही है, तभी तो मतलब नीचे का जो बल है वो कम हो जाएगा वस्तु के भार से, तो वस्तु डूब जाएगी, भार अधिक हो जाएगा। तो अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपेक्ष बल और भार कार्य करते हैं तो विपरीत दिशा में। अभी आपने देखा था ना विपरीत दिशा में, क्योंकि उपेक्ष बल नीचे से लगता है और भार ऊपर से लगता है उसका, तो विपरीत दिशा में होते हैं। कह रहा है किसी किसी द्रव द्वारा लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है। तो उपेक्ष बल या प्रणोद आपने अभी पढ़ा था। तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है, इस बल को क्या कहते हैं। तो आप जानते हो उत्प्लावक बल कहते हैं। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कौन आधारित नहीं है, तो हम लैक्टोमीटर है, ये है जहाज में डूबी हुई पनडुब्बी का डिजाइन हाइड्रोमीटर। ये ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, क्योंकि हवाई जहाज़ के पंखों की डिजाइन जो होती है वह किस पे डिपेंड होती है। तो अभी मैंने ऊपर बताया था कि बर्नौली के प्रमेय पे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, जबकि एक गलत होगा। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे कहीं दिया भी होगा, हाँ देख लीजिए, यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको कि वायुयान की डिजाइन बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि और बाकी पानी वाली चीज़ें आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो क्या आधारित नहीं है वो, तो ओडोमीटर। ओडोमीटर जो होता है वो आपके मोटरसाइकिल में लगा होता है, जो आपको माप के बताता है कि इतना किलोमीटर आप गए। तो वह डी ऑप्शन हो जाएगा। तो उसका मोटरसाइकिल की मीटर का क्या कनेक्शन है पानी से, कोई कनेक्शन नहीं है। तो यही वाला सही जवाब हो जाएगा, बाकी तीनों का कनेक्शन पानी से है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर लगाया जाने वाला बल उपेक्ष बल होगा। तो किसके बराबर होगा उपेक्ष बल हो, तो वस्तु के भार के बराबर होगा। तैर रही है तब वस्तु के भार के बराबर होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उस पर ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है, जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह नियम द्वारा स्पष्ट होता है। तो किस नियम द्वारा, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के नियम द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 728 उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है, तो आयतन पर निर्भर, घनत्व पर निर्भर करेगा, सॉरी। उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के घनत्व पर निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। उत्प्लावन बल का द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, परिणाम। उत्प्लावन बल का जो परिणाम होता है, मतलब मान होता है, वो द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। अगला वाला देखेंगे
कि कितना पानी है और कितना उसका आयतन है, वही सब डिपेंड करेगा कितना उत्प्लावन बल लगेगा। अब हम लोग देखते हैं प्रेशर पे। प्रेशर से क्वेश्चन, तो दबाव को मापा जाता है। दबाव को किससे मापा जाता है? तो आप जानते हैं कि P इज इक्वल टू, याद रखिएगा, P इज इक्वल टू एफ बटे ए होता है। एफ बटे ए मतलब बल बटे क्षेत्रफल। तो उसी से हम लोग देख लेंगे, ऑप्शन नंबर इसका सी जो हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा, दाब कितना होगा? तो अधिक होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से दाब की बीमा का सूत्र क्या है? तो दाब की बीमा का सूत्र है एम एल पे -1 टी पे -2, क्योंकि वो बल बटे क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले से निकालेंगे तो ये आ जाएगा एम एल पे -1 टी पे -2। यहाँ पे नीचे देख भी सकते हैं एक्सप्लेनेशन, बट मैं बता दिया कि क्या सही होगा उसका। आगे है, दाब को के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो किसके रूप में? तो प्रणोद प्रति इकाई क्षेत्रफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि प्रणोद आपने जाना था कि अभी बल होता है, तो कौन सा बल? जो नीचे से लंबवत लगता है। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल भी बता दिया और बल भी बता दिया, तो यही ऑप्शन नंबर हो जाएगा। और किसी में बल की बात ही नहीं किया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यही सही जवाब। यदि हम किसी दिए गए बल को क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इसका दाब होगा, तो दाब क्या हो जाएगा? हो क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे तो दाब कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब, ए सी सही जवाब हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा। कह रहा है कि जैसे ही एक तरल पदार्थ मुक्त सतह से गिराई से गहराई बढ़ती है, मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है तो तरल द्वारा डाला गया दबाव होगा, तो दबाव जो होगा वो बढ़ जाएगा। हो याद रखेंगे, मुक्त रूप से जब सतह से गहराई बढ़ती है, जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएगा वैसे वैसे दबाव क्या होगा? बढ़ जाएगा। आगे देखेंगे, जैसे ही एक तरल पदार्थ मुक्त सतह से गहराई कम होती है तो तरल द्वारा दबाव जो होता है वो कम हो जाता है। उस तरह बढ़ रहा था, इस तरह कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है। तो किसकी वृद्धि के साथ? तो क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ। ऑप्शन नंबर नहीं, हाँ क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर बी। क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि बल बटे क्षेत्रफल होता है। थ्रस्ट प्रति इकाई को क्या कहते हैं? तो दाब कहते हैं। ये तो आपने अभी देखा था ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की दाब होता है तो दाब किसके बराबर होता है? हो तो बल बटे क्षेत्रफल। देखिए बल बटे क्षेत्रफल कहाँ दिया है? तो उपेक्ष बटे क्षेत्रफल दिया है ना। उपेक्ष भी, उपेक्ष हो, प्रणोद हो, ये सब क्या है? एक बल है, बल बटे क्षेत्रफल मिल गया, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऊंचाई ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर दबाव होता है, तो किसके कारण दबाव होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, बाहर की तुलना में अधिक होता है अंदर की तरफ दबाव। ठीक है, अंदर को दबाव अधिक होता है उनकी तुलना में, बाहर की तुलना में। अगला कह रहा है कि एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव के अनुपातिक होता है, तो किसका अनुपातिक होता है? तो घनत्व के अनुपातिक होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो दाब को आप बता सकते हैं कि बल बटे क्षेत्रफल, मतलब प्रणोद प्रति एकक एक क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऐसे क्वेश्चन उड़ेंगे, आप बस पढ़े रहेंगे ना एक बार तो एग्जाम में बचेंगे नहीं एक भी क्वेश्चन। पानी का घनत्व तो क्या कहलाता है? तो 1000 किलो प्रति घन मीटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे 1000 किलो प्रति घन मीटर, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि मास प्रति यूनिट वॉल्यूम होता है, तो मास प्रति यूनिट यूनिट को हम क्या कहते हैं? तो घनत्व कहते हैं। आप कैसे घनत्व को जानेंगे? डी इज इक्वल टू क्या होता है? एम अपॉन में भी। तो मास जो है द्रव्यमान, मास मतलब द्रव्यमान, क्या प्रति यूनिट वॉल्यूम, तो प्रति यूनिट वॉल्यूम आयतन आ गया, तो इसको क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं, स्मॉल डी, कैपिटल डी मैंने लिख दिया था, स्मॉल डी होता है। आगे देखेंगे, शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व से क्या होता है? तो कम होता है, क्योंकि लवण युक्त पानी का घनत्व अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? तो निम्न घनत्व के कारण, घनत्व उनका कम होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि जिसका घनत्व कम होगा वो तैरेगा, जिसका घनत्व अधिक वो डूब जाएगा। कह रहा है कि बर्फ पानी पर तैरते हैं क्योंकि इनका घनत्व क्या होता है? तो कम होता है पानी से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक पदार्थ के घनत्व को के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो किसके रूप में? प्रणोद प्रति क्षेत्रफल। देखिए क्वेश्चन कितनी बार मिला आपको, ऑप्शन पदार्थ के घनत्व के रूप में, तो सॉरी, द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व पूछ रहा है ना, ध्यान देंगे यहाँ पे, दाब नहीं पूछ रहा है, घनत्व पूछ रहा है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि पदार्थ के एक एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? एकांक आयतन के द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं? तो घनत्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, मतलब यम बटे भी वही वाला फॉर्मूला। एकांक आयतन के द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। अगला आज के लिए लास्ट क्वेश्चन कि चांदी का अपेक्षिक घनत्व 10.8 है, तो पानी का घनत्व 1000 कह दीजिए या 10 के पावर 3 kg मीटर प्रति मीटर। तो ये SI मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है चांदी का घनत्व हम लोगों को पूछा है ना, तो चांदी का आपेक्षिक घनत्व मैं आपको बताता हूँ। आपेक्षिक घनत्व इज इक्वल टू आपेक्षिक आपेक्षिक घनत्व आपेक्षिक घनत्व मान लेते हैं, इसको घनत्व मान लीजिए आप लोग। आपेक्षिक घनत्व इज इक्वल टू होता है पानी का चांदी का घनत्व, चांदी का डेंसिटी, चांदी की डेंसिटी और बटे चांदी की डेंसिटी और बटे पानी की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी। ठीक है, अब इस फार्मूले पे हम लोगों को रख के लगाना है। तो उसमें दिया हुआ है कि चांदी का अपेक्षिक घनत्व 10 है, तो चांदी का अपेक्षिक घनत्व आपका कहाँ पे है? ऊपर। तो चांदी का अपेक्षिक घनत्व 10.8 दिया हुआ था। फिर पे कह रहा है कि पानी का घनत्व कितना दिया हुआ है? तो 10 के पावर 8। तो अपेक्षिक घनत्व दिया हुआ, चांदी का घनत्व नहीं, चांदी का अपेक्षिक घनत्व। तो अपेक्षिक घनत्व यहाँ पे रख देंगे हम, यहाँ पे मतलब 10.8 यहाँ पे रखेंगे, 10.8। और पानी का घनत्व दिया है 10 के, यहाँ पे इस पोजीशन पे रखेंगे हम लोग कितना? तो 10 के पावर 3 -3 दिया है ना, +3 दिया है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए। 10.8 गुणे 10 के पावर 3 किमी प्रति मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहिए। पहले 100 क्वेश्चन कवर करते थे, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन हो जाने के कारण मुझे लगता है कि आप लोग कवर नहीं कर पाते। तो इसीलिए क्वेश्चन की संख्या 50 कर दिए, ताकि आप पूरी तरह से अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। अभी बहुत टाइम है, अभी कोई आया नहीं है डेट कि अभी एग्ज़ाम होगा, लेकिन संभवतः जुलाई उलाई में एग्ज़ाम होने के आसार हैं। तो आप लोग तैयारी कंटिन्यू रखिए, आप परेशान ना हो, सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाएगा।